डक्टाइल डिटेलिंग का कोड है। मतलब इसमें क्या है कि अपन अर्थक्वेक के हिसाब से जो बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं उसमें रेनफोर्समेंट डिटेलिंग कैसे प्रोवाइड करनी है, वो सारी चीज़ें IS 13920 में देके रखी है। और अर्थक्वेक डिज़ाइन के लिए अपने को क्या प्रोविजंस कंसीडर करना है, क्या स्पेसिफिकेशंस लेना है, सारी चीज़ें IS 1893 में देके रखी है। तो अभी इनिशियली अपन स्टार्टिंग में IS 1893 ही देखेंगे, अपन IS 13920 पर फोकस नहीं करेंगे। 8 मिनट। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ आवाज आ रही है। तो अपन IS 1893 पे बात कर रहे थे। तो ये वाला जो कोड है ये है क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। पार्ट 1 जो है वो बिल्डिंग्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब IS 1893 जो है इसके टोटल जो है वो 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, पहला पार्ट जो है वो बिल्डिंग्स के लिए है। दूसरा पार्ट जो है वो वाटर टैंक्स वगैरह के लिए है। तीसरा पार्ट जो है वो ब्रिज और रिटेनिंग वॉल्स के लिए, स्ट्रक्चर्स के लिए, और पांचवा डैम्स के लिए। ठीक है, तो अभी फॉर द सेक अपन सिर्फ पार्ट 1 पे फोकस करेंगे जो कि है जनरल प्रोविजंस एंड बिल्डिंग्स। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि जब भी तुम कोई भी IS कोड ओपन करो तो सबसे पहले उसका स्कोप पढ़ना चाहिए, बिकॉज स्कोप में वो सारी चीज़ें डिफाइन रहती है जिसके लिए ये कोड लिखा गया है, या वो सारी चीज़ें डिफाइन रहती है जिससे ये कोड एप्लीकेबल है। तो अगर अपन स्कोप को छोड़ देते हैं तो अपने को ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी कि अपन किन किन स्ट्रक्चर्स पे या किन किन बिल्डिंग्स पे ये वाला कोड जो है वो लगा सकते हैं। बिकॉज क्या होता है कि स्केल और बिल्ड की जब बात आती है तो जब अपन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में जाते हैं तो उस टाइम पे इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है वो वहाँ पे यूजफुल नहीं रहते हैं। उस टाइम पे फिर इंडियन स्टैंडर्ड्स में भी लिखा हुआ रहता है कि आपको स्पेशल कोड को रेफर करें या फिर कुछ और स्टडी करें। तो इसलिए अपने को ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि अपन जो बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स जो है वो अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्कोप है उसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि दिस स्टैंडर्ड प्राइमरली डील्स विद द अर्थक्वेक हजार्ड असेसमेंट फॉर द अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ हेलो द सर। बिल्डिंग। हाँ बोलो। तो कुछ बोल रहा था। रमित, तुमने कुछ बोला था क्या अभी? हाँ, तो स्कोप में फर्स्ट पार्ट है वो क्या है कि इसमें बस यही डिटेल देके रखी है कि कौन से पार्ट्स जो है इस IS कोड के वो किस किस के लिए। सर वॉइस नहीं आ रही सर। वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है क्या, या धीरे आ रही है? यार मैं हमेशा यही यूज करता हूँ वैसे तो। वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक।
device is ready to pair. अब आ रही है वॉइस? कुछ इम्प्रूवमेंट पहले से? आ रही है या नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही है भाई। तो बोलो तो नेट कनेक्शन सही से। हाँ, नेट तो प्रॉपर है यार। ठीक है, मैं अभी देख स्टार्ट करता हूँ। अगर नहीं आ रही हो आवाज़ तो फिर मुझे बीच में बता देना, तो मैं मोबाइल से ज्वाइन हो जाऊँगा फिर। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि स्कोप का जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें सिर्फ यही दिया हुआ है कि जो IS 1893 है उसके कौन-कौन से पार्ट्स जो है वो कहाँ-कहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है स्कोप का, उसमें क्या दिया हुआ है कि जितने भी स्ट्रक्चर्स है जैसे पार्किंग शेड्स हो गए, सिक्योरिटी कैबिन्स हो गई, ठीक है, इन सारे स्ट्रक्चर्स को भी अपने को अर्थक्वेक के हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स में ही आते हैं, बिकॉज अगर पार्किंग स्ट्रक्चर है और उसको अपन ने अर्थक्वेक के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया है तो काफ़ी सारा लॉस जो है अर्थक्वेक के टाइम पे हो सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे क्या दिया हुआ है कि टेम्पररी एलिमेंट जैसे कि स्टेप फोल्डिंग हो गई, टेम्पररी एक्टिवेशन हो जाए, इसको भी अपने को इस स्टैंडर्ड के हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि वैसे तो बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उस टाइम पे अर्थक्वेक आ जाए कभी किसी जगह पे, एंड अगर अपनी स्टेप फोल्डिंग वगैरह जो है वो अपन ने उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं करी है या फिर उस हिसाब से अपन ने प्रोवाइड नहीं करी है कि अपना जो स्टेप फोल्डिंग है वो अर्थक्वेक को झेल पाए, तो उस केस में क्या हो रहा है कि जो अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है उसको उसके कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और ऐसे में लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी के चांसेस बढ़ जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस स्टैंडर्ड डज नॉट deal with the construction features relating to the earthquake resistant building and the other structure. For the guidance on the earthquake resistant construction of building, reference may be made to the latest revision of the following Indian standards. ठीक है, अब इसमें ये लिखा हुआ है कि ये वाला जो कोड है, ठीक है, ये वाले कोड में अगर does not deal with the construction feature related to earthquake resistant building, earthquake resistant building जो होती है उससे रिलेटेड फीचर्स है वो इस कोड में नहीं दिए हुए हैं। ये वाला कोड अपने को सिर्फ ये बताता है कि अपने को क्या प्रोविजन कंसीडर करना है ताकि अपना स्ट्रक्चर अर्थक्वेक से सेफ रहे। एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो अपन को लेना चाहिए अर्थक्वेक से बचने के लिए सिर्फ ही इस कोड में दिया हुआ है। और अगर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में बात करना है तो उसके लिए जो नीचे मेंशन कोड्स है IS 4326, 13827, 13828, 13920, 13935 और 15988 ये वाले कोड्स को प्रेफर करना पड़ेगा। तो फिफ्थ पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि प्रोविजन ऑफ दिस स्टैंडर्ड are applicable even to the critical and special structures like power plants, petroleum refineries, large dams. For such structure, additional requirements may be imposed based on the special studies such as site-specific hazard assessment. अब इसमें जैसे कि मैंने बोला था कि बहुत बार अपना जो इंडियन कोड है वो हैवी स्ट्रक्चर्स में जब जाते हैं तो वो कह देता है कि आपको स्पेशल स्टडीज करनी पड़ेगी। तो एक लिमिट तक डैम्स के लिए और स्पेशल स्ट्रक्चर्स के लिए अपन ये वाले कोड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन ज़्यादा स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर में जा रहे हैं तो फिर या तो US के कोड्स फॉलो करना पड़ते हैं या फिर साइट पे स्पेसिफिक स्टडीज करना पड़ती है, रिसर्च करना पड़ती है, उसके बाद ही अपन उन स्ट्रक्चर्स को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्कोप है IS 1893 का, ये जो कि बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी कि ये वाला कोड कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो ऐसे ही हर एक इंडियन स्टैंडर्ड में स्कोप दिए हुए रहते हैं तो वो स्कोप हमेशा पढ़ना चाहिए, तो वहाँ से ही तुमको क्लियर होगा कि इतना बड़ा जो इन्होंने लिखा हुआ है 100 पेज का या जो भी कोड है, जैसे ये तो सिर्फ 44 पेजेस का है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। उसके बाद अगली चीज़ तो रेफरेंसेस है कि कौन कौन से कोड्स को रेफर करते हुए ये वाला कोड बनाया गया है। उसके बाद थोड़ी बेसिक डेफिनेशंस आती है, तो ये वाली डेफिनेशंस
जो जैसे जैसे अभी जो अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं तुमको बताते जाऊंगा कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब अपन आ जाता है कि तो स्टैड में जो करना है क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो क्लॉज नंबर 6 जो है, ये वाला क्लॉज जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लॉज है जब अपन अर्थक्वेक के कैलकुलेशन के ऊपर बात करते हैं। ये वाला जो एक फॉर्मूला है जो कि हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट का तुमको यहाँ पे दिया हुआ है Z/2 SA/G और R/I। तो ये वाला फॉर्मूला जो है ये सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है जब भी अपन अर्थक्वेक कैलकुलेशन पे जाते हैं। ठीक है, अब अपन एक एक टर्म्स के ऊपर देखते हैं कि एक एक टर्म्स क्या होती है। ठीक, तो सबसे पहले अपन डिजाइन एक्सेलरेशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, AH जो है वो होता है हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट। तो हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट क्या होता है कि जैसे अब सबको पता है कि अब पहले तो मुझे ये बताओ कि अर्थक्वेक आता क्यों है और अर्थक्वेक किस टाइप का फोर्स है। कोई भी अनम्यूट करके बताओ कि अर्थक्वेक का रीजन क्या होता है, कि अर्थक्वेक क्यों आता है और बिल्डिंग पे वो किस टाइप का फोर्स है। सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? किसी को अर्थक्वेक की डेफिनेशन पता है कि नहीं पता है? सर जो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स होती है सर उसमें मूवमेंट की वजह से सर जो वाइब्रेशन फील होता है तो सर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्ट करता है सर वो। ठीक है। और कोई? फैजी? हर्ष? क्विक क्या होता है? यस सर। सर भूकंप। अरे वाह, बस इतना ही? ऐसे तो विंड मतलब होगा बस। कोई डेफिनेशन नहीं है टेक्निकल लैंग्वेज में अर्थक्वेक क्या होता है? अरे सर मतलब जैसे क्या कहते हैं नेचुरल कैलेमिटी है सर। अपन IS कोड के अनुसार लोड पे वेरिएशन रहता है सर। जैसे विंड आप बोले तो वो तो रिवर्सल ऑफ लोड के लिए अपन डिजाइन करते हैं, स्टील यूज करते हैं, ब्रेसिंग मेंबर। ठीक है, उत्सव तुम बताओ। वही टेक्टोनिक प्लेट के टकराने पे होता है। ठीक है, तो देखो बेसिकली ये तो सबको पता है, स्कूल में ज्योग्राफी में पढ़ाई है कि अर्थ जो है वो टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है और ये वाली जो प्लेट्स है ये मूव करती रहती है। ठीक है, तो जहाँ भी ये वाली प्लेट्स की बाउंड्रीज आती है, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन जोन्स कहलाते हैं। ठीक, जैसे कि अगर अपन इंडिया में देखें तो जो नेपाल वाला रीजन है वहाँ पे एक बाउंड्री आती है प्लेट की, तो इसीलिए नेपाल रीजन में ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये जब प्लेट्स एक दूसरे पे स्लाइड करती है तो इसकी वजह से अर्थ की क्रस्ट में वाइब्रेशन होता है और उस वाइब्रेशन की वजह से अर्थक्वेक जनरेट होता है। तो ये बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है जो 10th 11th 12th में सबने पढ़ी है। ठीक, अब अर्थक्वेक का बिल्डिंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है और बिल्डिंग्स के लिए अर्थक्वेक एक कैसा फोर्स है। तो सबसे पहली बात, अभी तक अपन जितने भी फोर्सेस पढ़ते हैं जैसे कि अपना सेल्फ वेट हो गया, लाइव लोड हो गया, या जो भी अपन फोर्सेस पढ़ते हैं वो सारे होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अर्थक्वेक जो है वो कभी भी ग्रेविटी की डायरेक्शन में नहीं आता। अर्थक्वेक जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, मतलब अगर अपन स्टैड में आए तो जैसे कि मैं अगर अपना असाइनमेंट ही ओपन करूँ
तो अभी तक अपन ने जितने फोर्सेस अप्लाई किए हैं वो सारे अपन ने माइनस वाई डायरेक्शन में अप्लाई किए हैं, लेकिन अर्थक्वेक जो है वो कभी भी माइनस वाई डायरेक्शन में एक्ट नहीं करेगा, वो एक्ट करेगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। मतलब या तो वो एक्ट करेगा एक्स डायरेक्शन में, या तो वो स्ट्रेट के हिसाब से एक्ट करेगा जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज ये हो रही है कि अर्थक्वेक जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है। सेकेंड चीज जो होती है वो होती है कि अर्थक्वेक जो है वो एक इनर्शिया फोर्स होता है। ठीक है, अर्थक्वेक कभी भी बिल्डिंग के ऊपर डायरेक्टली नहीं अप्लाई होता, क्योंकि ग्राउंड शेक हो रहा है, तो ग्राउंड शेकिंग की वजह से फाउंडेशन में कुछ फोर्स ट्रांसफर होता है, और उस फाउंडेशन में फोर्स ट्रांसफर होने की वजह से बिल्डिंग जो है वो शेक करती है। लेकिन जैसे विंड हो गया, विंड जो है वो डायरेक्टली बिल्डिंग के ऊपर अप्लाई हो रहा है, विंड एक इनर्शिया फोर्स नहीं है, विंड जो है वो एक एक्चुअल फोर्स है। लेकिन अर्थक्वेक को अपन स्यूडो फोर्स कह सकते हैं, या फिर एक इनर्शिया फोर्स कह सकते हैं। इनर्शिया तो सबको पता है ना क्या होता है। दिव्यांशी, दिव्यांशी है क्लास में? यार क्लास ज्वाइन करके छोड़ा मत करो यार ऐसे। हाँ तो फिर कुछ बोलो ना यार। कैसे ज्वाइन? इनर्शिया फोर्स क्या होता है पता है? सर इनएबिलिटी टू मूव। ठीक है, और कोई? प्रशांत? यस सर। इनर्शिया फोर्स क्या होता है? सर जो रिजिड में लगता है सर, रिजिड क्या बॉडी जो? में। सर रिजिड बॉडी में। नहीं तो इनर्शिया फोर्स तो हर टाइप की बॉडी में लग सकता है, सिर्फ रिजिड में लगता है ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो देखो इनर्शिया फोर्स क्या होता है। एक एग्जांपल अपन ने स्कूल टाइम में तो सबने पढ़ाई है कि अगर अपन बस में ट्रेवल कर रहे हैं और अपन खड़े हुए हैं, ठीक है, तो अगर बस एकदम से मूव कर है, तो अपन उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपनी बॉडी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपनी बॉडी का एक इनर्शिया होता है कि अपन स्टेशनरी खड़े हैं, लेकिन बस अगर फॉरवर्ड जा रही है तो अपन उसके अपोजिट बैकवर्ड जाएंगे, क्योंकि अपनी बॉडी जो है वो उस कंडीशन को स्टेबल रखना चाह रही है। सेम होता है बिल्डिंग के साथ में। ठीक है, सर न्यूटन फर्स्ट लॉ सर सेम ही होता है सर इनर्शिया। हाँ राइट। तो बिल्डिंग के साथ में भी यही चीज होती है कि अपनी बिल्डिंग स्टेशनरी है। ठीक है, अब अर्थक्वेक का फोर्स अगर उसके ऊपर इनडायरेक्ट वे में लग रहा है, तो अगर अर्थक्वेक का फोर्स पॉजिटिव एज डायरेक्शन में जा रहा है तो अपनी बिल्डिंग उसकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए नेगेटिव एज डायरेक्शन में मूव करेगी। सिमिलरली अगर अपना अर्थक्वेक का फोर्स पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में लग रहा है, तो बिल्डिंग उसको इक्विलिब्रियम में आने के लिए नेगेटिव जेड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये इनर्शिया फोर्सेस की वजह से होती है, जो भी अपना बिल्डिंग का मूवमेंट होता है। तो विंड और अर्थक्वेक में एक बेसिक डिफरेंस अगर कभी कोई पूछे तो वो यही है कि अर्थक्वेक इनर्शिया फोर्स है और विंड जो है वो डायरेक्ट फोर्स है। ठीक है, इतना आ गया समझ में अर्थक्वेक के बारे में कि बिल्डिंग पे किस डायरेक्शन में रिएक्ट करता है और उसको इनर्शिया फोर्स क्यों कहते हैं और वो क्यों कॉज होता है। ये तीन चीजें मैंने अभी बताई, तो ये आई थिंक इतना तो आ गया होगा समझ में। तो अपन आगे, यस सर। हाँ ठीक है, तो अब अपन इस पे आते हैं। अब अपन देखते हैं कि AH मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। ठीक है, horizontal the design horizontal seismic coefficient AH for a structure shall be determined by this। ठीक है, तो पहले तो है ना अपन 6.4 में फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 6.4.1 क्लॉज क्या बोल रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द डिजाइन सिस्मिक फोर्स द कंट्री इज क्लासिफाइड इनटू 4 सिस्मिक जोन्स एज शोन इन द फिगर 1। तो फिगर 1 पे आते हैं। इंडिया को 4 सिस्मिक जोन में डिवाइड किया है। ठीक है, तो अब ये सिस्मिक जोन किस हिसाब से सिलेक्ट किए हैं, तो इसका एक बहुत ही रैंडम सा वे है कि जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्रीज आ रही है, या फिर जहाँ पे ज्यादा अर्थक्वेक आ रहे हैं, या फिर थोड़ी बहुत रिसर्च के बेसिस पे ये अर्थक्वेक का मैप बनाया है इंडिया का। एक ऐसे ही मैप अगर तुम विंड का रोड देखोगे तो विंड के रोड में विंड का मैप दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल 4 सिस्मिक जोन में डिवाइड किया है, जोन 2,
जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। ये असेंडिंग ऑर्डर में है। जोन 2 जो है वो सबसे कम इंटेंसिटी वाला जोन होता है और जोन 5 जो है वो सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी वाला जोन होता है। पहले की रिपोर्ट में जोन 1 भी था, लेकिन बाद में जोन 1 और जोन 2 को मर्ज करके जोन 2 बना दिया है। ठीक है, तो जैसे कि तुम यहाँ पे ब्लू कलर में देख सकते हो, तो जो जो ब्लू कलर में दिया हुआ है वो सारा जोन 1 है। जो स्टिंग कौन सा कलर है, जो भी कलर है इसमें जो दिया हुआ है ये जोन 2 है। ग्रीन में जो दिया हुआ है वो जोन 3 है और ऑरेंज में जो दिया हुआ है वो जोन 5 है। ठीक है, तो अब अगर जैसे अपन इंदौर की बात करें तो इंदौर में अर्थक्वेक को लेके हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि इंदौर जो है वो जोन 2 में आ रहा है या जोन 3 में आ रहा है, बिकॉज इंदौर जो है वो समथिंग यहाँ पे बाउंड्री पे सिचुएटेड है। तो आधा इंदौर जोन 2 में आता है, आधा इंदौर आधा इंदौर जोन 2 में आता है और आधा आता है जोन 3 में। लेकिन कोर्ट के हिसाब से ऐसा बोला हुआ है कि जैसे बहुत सारी प्लेसेस है जो कि बाउंड्री पे लाई करती है। ठीक है, तो कोर्ट ये बोलता है कि अगर कोई भी प्लेस है जो बाउंड्री पे लाई कर रही है या फिर डायग्राम से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो कौन से जोन में आ रही है, तो हमेशा हायर जोन के हिसाब से डिजाइन करना चाहिए। तो कायदे से देखा जाए तो इंदौर को हमेशा जोन 3 के हिसाब से इंदौर में बिल्डिंग डिजाइन करना चाहिए, जो कि आई डोंट थिंक कि कोई भी करता है, बट अगर कोर्ट के हिसाब से चले तो वैसे ही होता है। अब इस मैप में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अगर अपन यहाँ पे देखें तो भुज को इन्होंने जोन 5 में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये तो आई थिंक तुमको पता होगा कि भुज में काफी ज्यादा हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ चुका है, और जब भुज का अर्थक्वेक आया था उसके बाद ही इंडिया ने अर्थक्वेक का कोड बनाने के ऊपर फोकस किया था। भुज अर्थक्वेक के बाद ही इंडियन स्टैंडर्ड का अर्थक्वेक वाला कोड जो है वो रिलीज हुआ था। ठीक है, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे अगर अपन इसी जोन को देखें तो भुज वाला जोन जो है वो जोन 5 में है, लेकिन उससे जस्ट लगा हुआ जोन जहाँ पे गांधीनगर, अहमदाबाद ये सारी जगह आती है, ये वाला जोन जो है वो जोन 4 में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर तुमने गांधीनगर को जोन 4 के हिसाब से डिजाइन किया, ठीक है, और भुज में तुमने कोई बिल्डिंग है वो जोन 5 के हिसाब से डिजाइन करी, लेकिन अगर अभी भुज में बहुत हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया तो उसका रिएक्शन गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट सब जगह तक जाएगा। लेकिन राजकोट और अहमदाबाद की जो बिल्डिंग्स है वो तो जोन 3 के हिसाब से डिजाइंड है। तो इस केसेस में क्या होता है कि बहुत बार हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक की वजह से अगर अपन कोड के हिसाब से भी डिजाइन कर रहे हैं तो कभी कभी केसेस में हो सकता है कि तुम्हारी बिल्डिंग में कहीं ना कहीं कुछ कोलैप्स की कंडीशन जनरेट हो जाए। लेकिन अब अपने कोड ने ऐसा बोला है तो अपने को ऐसे ही डिजाइन करना है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। तो ये एक बेसिक सा मैप है, ठीक है, जिसमें तुमको सारे लोकेशंस मिल जाएगी। तो ये पहला क्लॉज था। दूसरे क्लॉज पे आते हैं, तो दूसरा क्लॉज वही अपने को एक हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट AH की वैल्यू देता है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला है Z/2 SA/G डिवाइडेड बाय R/I। अब AH जो है वो हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट है। ये क्या होता है, तो अब जब भी अपन कोई भी बिल्डिंग को अर्थक्वेक के लिए डिजाइन करते हैं तो अपन हमेशा सिस्मिक मास लेते हैं, सिस्मिक फोर्स नहीं लेते हैं। फोर्स कभी कंसिडर नहीं करेंगे, अपन हमेशा मास कंसिडर करेंगे। और सिस्मिक मास के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है कोड में, तो वो मैं तुमको अभी ऐसे ही बता देता हूँ कि जब भी अपना लाइव लोड सर हाँ सर ये आपने बोला सर ये अर्थक्वेक एक इनर्शिया फोर्स है ना, हाँ तो सर इनर्शिया अगर सर बिल्डिंग का मास ज्यादा है तो सर उसका इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा फिर। हाँ डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो सर वो तो फायदा दे देगा ना अपन को सर, अगर अर्थक्वेक आया तो मतलब अगर ज्यादा मास रखेंगे तो अपन को कम डैमेज के चांसेस रहेंगे। नहीं, वो चीज ठीक है कि तुम बोल रहे हो कि ज्यादा मास रखोगे, लेकिन अब तुम एक्स्ट्रा मास तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सर वही अगर अपन अगर लोडिंग के हिसाब से देखें तो कम लाइट बनाना चाहते हैं, तो सर वो कैसे क्या करते हैं? हाँ, तो वही इसीलिए तो कोड प्रोवाइड किया हुआ है ना। देखो, जब तुम AH की वैल्यू फाइंड करोगे ना हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट की, जो मैं बता रहा हूँ तुमको, तो इसमें ये काफी सारे फैक्टर्स लिए हुए हैं। Z जो है वो जोन फैक्टर है, SA/G जो है ये डिजाइन एक्सीलरेशन कोएफिशिएंट होता है,
आर जो है वो रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर होता है और आई जो है वो इम्पोर्टेंस फैक्टर होता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये अपना बिल्डिंग कहाँ पे सिचुएटेड है, किस टाइप की बिल्डिंग है, ठीक है, इन सबको लेते हुए कंसिडरेशन में अपन यहाँ पे AH की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जो तुम बोल रहे हो कि अपने को इकोनॉमी भी चाहिए एंड उसके साथ साथ बिल्ड डिफनेस भी होनी चाहिए, तो वो AH की वैल्यू जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो वो सारी चीज़ों को अकाउंट कर लेगा एक ही फॉर्मूले में। इसीलिए अपन कोड को रेफर कर रहे हैं। देखो क्योंकि अपन स्टिफनेस मतलब बिल्डिंग का वेट बढ़ाने के लिए जानबूझ के उसका मास तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अपने जो इकोनॉमी पे भी जाना है, बिल्डिंग का सेल्फ वेट भी देखना है, सारी चीजें देखना है ना। और तुम अगर बिल्डिंग को इतनी ज्यादा स्टिफ कर दोगे, क्योंकि स्टिफनेस भी एक लिमिट तक इम्पोर्टेंट होती है। अगर तुमने कोई बिल्डिंग को इतनी ज्यादा स्टिफ कर दी कि अर्थक्वेक की थोड़ी सी शेकिंग में अगर वो ब्रेक हो गई, तो फिर उस टाइम पे तुम्हारी स्टिफनेस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और अगर तुमने उसकी इतनी कम स्टिफनेस दे दी कि वो पूरी झूलने लग गई, तो भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए लिमिट में होना चाहिए सारी चीजें, तो इसीलिए अपन कोड को रेफर कर रहे हैं। आया समझ में? इसको हाँ। तो अभी मैं तुमको कुछ क्या बता रहा था, हाँ, तो अभी मैं तुमको ये बता रहा था कि सिस्मिक वेट कैलकुलेट करना होता है अपने को अर्थक्वेक के लिए। तो सिस्मिक वेट के लिए दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, ठीक है। तो सिस्मिक वेट में क्या होता है कि अपन डेड लोड को हमेशा कंसीडर करेंगे। अब दो केस होते हैं, डेड लोड प्लस 25% ऑफ लाइव लोड, और एक दूसरा केस होता है जिसमें कि कोड बोलता है कि डेड लोड प्लस 50% ऑफ, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, तो अभी जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, अपना जो अंदर अपन लाइव लोड के लिए कोड देख रहे थे, उसमें अपने को प्रोविजन दिए हुए कि किसी जैसे अगर अपना लिविंग एरिया है तो वहाँ पे 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड आना चाहिए, किचन है, वॉशरूम से वहाँ पे 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड आना चाहिए, ठीक है। तो सिस्मिक वेट कैलकुलेट करने के टाइम पे क्या होता है कि अब यहाँ पे इन्होंने लाइव लोड को कम क्यों किया, सबसे पहला रीजन उसका बताता हूँ कि अगर बिल्डिंग पे अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, मान लो कि इंदौर है, इंदौर में अर्थक्वेक आया, ठीक है। अब अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग शेक होना स्टार्ट हुई, तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर शेक हो रहा है तो उसमें जितनी भी ऑक्यूपेंसी है वो ऑक्यूपेंसी अपने मन से कम हो जाएगी, सब बिल्डिंग से बाहर हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि बिल्डिंग शेक हो रही हो तुम भी उसके साथ साथ डांस कर रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से कोड ने क्या करा है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर में तुम्हारा लाइव लोड 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम है, तो वहां पे तुम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करोगे सिस्मिक वेट कैलकुलेट करने के लिए, डेड लोड प्लस 25% ऑफ लाइव लोड, ठीक है। और अगर तुम्हारे स्ट्रक्चर में लाइव लोड जो है वो 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा है, तो उस केस में अपन सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, डेड लोड प्लस 50% ऑफ लाइव लोड, ठीक है। और डेड लोड को 100% क्यों लिया है, क्योंकि ये कोई भी केस हो ये कभी कम नहीं हो सकता, ये स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हमेशा 100% ही कंसिडर होगा। लेकिन लाइव लोड जो है वो अपने को भी पता है कि आता जाता रहता है। सर हाँ, सर ये वाइब्रेशन सर ये तो सेकंडली होते हैं ना सर, मतलब 2-5 सेकंड के लिए फील होते हैं कि सर ये ज्यादा टाइम के लिए फील होते देखो ये चीज है ना, इंटेंसिटी और पर्सपेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तुम्हारा अर्थक्वेक बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का आया है तो तुमको वाइब्रेशन ज्यादा टाइम के लिए भी फील हो सकता है। अगर तुम्हारा अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ही काफी कम है तो उस केस में तुमको वाइब्रेशन भी कम टाइम के लिए फील होंगे। और उसके बाद दूसरी चीज एक और मैटर करती है, वो होता है तुम्हारा बिल्डिंग का टाइम पीरियड, जो मैं अभी थोड़ा सा शायद ये टाइम पीरियड तो तुम्हारे लिए एडवांस हो जाएगा, बट बता देता हूँ कि कभी भी अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स बिल्डिंग के ऊपर एक्ट कर रहा है तो बिल्डिंग स्वे करेगी, ठीक है। मतलब अगर अपन एलिवेशन में समझे तो बिल्डिंग लेफ्ट राइट स्वे करेगी, ठीक है। तो हर एक बिल्डिंग का टाइम पीरियड होता है, वो तुम्हारे स्टिफनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारी कॉलम की, तुम्हारी बीम की जितनी स्टिफनेस होगी उसके हिसाब से वो बिल्डिंग का टाइम पीरियड होता है। तो तुम्हारी बिल्डिंग के टाइम पीरियड के हिसाब से ही अर्थक्वेक के फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट करते हैं। तो वो क्या है, वो थोड़ा ज्यादा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट हो जाएगा अभी, बट अभी के लिए तुम इतना ध्यान रखो कि वो तुम्हारी इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तुम्हारी बिल्डिंग जस्ट
तुम्हारे अर्थक्वेक के एपिसेंटर के पास में है तो तुम्हारी बिल्डिंग पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। तो उस केस में जरूरी नहीं है कि जो सेकंड्स में 2 4 5 सेकंड के लिए ही अर्थक्वेक फील हो, उस टाइम पे और ज्यादा टाइम के लिए भी अर्थक्वेक फील हो सकता है। ठीक है, आ रही है समझ में चीज? तो सर ये 5 मिनट में सर लाइव लोड कैसे कम हो जाएगा सर, कोई तो निकल नहीं पाएगा। नहीं तो ये जो है की बात कर रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ कि टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब तुम्हारा अर्थक्वेक आया, ठीक है, मान लो अर्थक्वेक आया 12 बजे, ठीक है, बिल्डिंग तुम्हारी शेक होना स्टार्ट हुई 12:01 पे, तुमको ये चीज तो फील हो ही रही है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी बिल्डिंग जैसे ही शेक करना स्टार्ट हुई वैसे ही वो गिर जाएगी। ऐसी बिल्डिंग तो तुम डिजाइन नहीं करोगे ना कि एकदम से थोड़ा हल्का सा झटका लगा तो बिल्डिंग पूरी नीचे आ जाएगी। बताओ, करोगे क्या ऐसी बिल्डिंग डिजाइन? ना ही ऐसी बिल्डिंग हाँ सर। डिजाइन होती है। ठीक है, जब बुस्टर अर्थक्वेक भी आया था इतना 7 रिक्टर स्केल की इंटेंसिटी का, तब भी बिल्डिंग टूटी थी, लेकिन इतना सडन कोलैप्स नहीं होता ना, क्योंकि अपना जो कंक्रीट है वो ब्रिटल मटेरियल है, लेकिन जो स्टील है वो इतना ब्रिटल नहीं होता, वो डक्टाइल मटेरियल होता है, तो स्टील को ब्रेक होने में टाइम लगता है, इसीलिए अपन कंक्रीट के साथ स्टील को यूज करते हैं। ठीक है, और वहीं पे बिल्डिंग की स्टिफनेस तो हेल्प करती है। जब तुम्हारा स्टील जो है, तुम्हारे स्टील की स्टिफनेस कब हेल्प करेगी? जब तुम्हारा विंड फोर्सेस आएंगे, जब तुम्हारा लेटरल फोर्स लगेगा, ठीक है, तो तुम्हारी बिल्डिंग एकदम सडन कोलैप्स नहीं होगी, उसको कोलैप्स होने में टाइम लगेगा, क्योंकि अपन हमेशा 1.5 टाइम्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्डिंग डिजाइन करते हैं। मतलब जितना भी फोर्स तुम्हारी बिल्डिंग के लाइफ टाइम में एक्चुअल लगेगा, उससे 1.5 गुना ज्यादा तुम उसको डिजाइन करते हो। ठीक है ना, तो इतना सडन कोलैप्स कभी नहीं होता कि एकदम से अर्थक्वेक आया और तुम्हारी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। ठीक है, तो इतना टाइम ऑक्यूपेंट्स के पास रहता है कि वो आराम से बाहर हो जाए, नहीं तो फायर एग्जिट देने का मतलब ही क्या रहा मॉल में? वो तो ऐसे ही हो जाए ना कि आग लगे पूरी बिल्डिंग जल जाएगी। तो फायर एग्जिट क्यों देता है? इसी रीजन से तो देता है कि फायर एग्जिट अर्थक्वेक के टाइम पे, फायर के टाइम पे, सारे टाइम पे यूजफुल रहता है। फायर एग्जिट तो देखे होंगे ना तुमने, सबने। यस सर, वो साइट्स में सर वो थी। हाँ, मतलब हर कमर्शियल बिल्डिंग में, मॉल्स में फायर एग्जिट हमेशा होता है। ठीक है, तो ये उसी रीजन से दिए जाता है ना। तो अब मैं तुमको थोड़ा सा ये बेसिक बता देता हूँ कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ए एच जो है वो अपना हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट होता है। अगर मैं बहुत सिंपल से वर्ड्स में बताऊं तो ये होता है कि बिल्डिंग का बेस है, बिल्डिंग के बेस के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो कोई भी फोर्स है तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ क्या होता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स है तो वो एक्सेलरेशन जनरेट करेगा, वही एक्सेलरेशन जो है वो अर्थक्वेक फोर्स भी जनरेट करता है। तो वो जो एक्सेलरेशन होता है उसी को अपन बोलते हैं ए एच, जो कि होता है हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट। तो ये ए एच की वजह से ही अपनी बिल्डिंग में शेकिंग जनरेट होती है। अब इसको अपन कैसे फाइंड करते हैं? तो इसका फॉर्मूला है Z/2 मल्टीप्लाई बाय SA/G डिवाइडेड बाय R/I। अब Z जो है वो होता है सिस्मिक जोन फैक्टर, जो कि टेबल 3 में दिया हुआ है। तो अपन आते हैं टेबल नंबर 3 पे। ठीक है, तो टेबल नंबर 3 जो है कहाँ दिया? तो टेबल 4 है ये। ठीक है, तो टेबल नंबर 3 जो है वो जो मैंने तुमको नीचे इंडिया का मैप दिखाया था, इसी मैप से बना के रखी है। ठीक है, तो इसमें हर एक जोन के हिसाब से उन्होंने जोन फैक्टर डिफाइन किया हुआ है। जोन 2 जो है वो जैसे मैंने तुमको बताया था कि सबसे कम रिस्क वाला जोन है, तो इसके लिए जोन फैक्टर भी सबसे कम डिफाइन किया हुआ है। 0.1 जोन 2 के लिए, 0.16 जोन 3 के लिए, 0.24 जोन 4 के लिए और 0.36 जोन 5 के लिए। तो ये तुम्हारे जोन फैक्टर है। अगर तुमको कोई बिल्डिंग डिजाइन करना है जयपुर में, तो जयपुर जो है वो ब्लू कलर में आ रहा है, मतलब जोन 2 में आ रहा है, तो उस केस में तुम जोन फैक्टर 0.1 यूज करोगे। अगर तुमको सेम बिल्डिंग डिजाइन करना है मान लो शिलोंग में, तो शिलोंग जो है वो आ रहा है अपना जोन 5 में, जो कि सबसे ज्यादा हाई रिस्क वाला जोन है। तो उस केस में तुम सेम बिल्डिंग के लिए जोन फैक्टर यूज करोगे 0.36 का। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जोन फैक्टर का। ठीक, अब अपन आते हैं
अपने अगले पे जो कि है आर। आर जो पहले आर के पहले मैं तुमको आई बताता हूँ। आई क्या होता है? आई होता है इम्पोर्टेंस फैक्टर। ठीक है, इम्पोर्टेंस फैक्टर जो है वो इन्होंने यहीं पे देके रखा है। तो इम्पोर्टेंस फैक्टर क्या होता है कि अब हर एक बिल्डिंग जो है वो अपने इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुम खुद का घर डिजाइन कर रहे हो और एक हॉस्पिटल डिजाइन कर रहे हो, तो ज्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर क्या होगा, तुम्हारा घर या हॉस्पिटल? हॉस्पिटल, राइट। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कि इम्पोर्टेंस के हिसाब से इंडियन स्टैंडर्ड ने अलग अलग बिल्डिंग्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट को डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस फैक्टर गिवन इन द IS 1893 पार्ट 1 to 5 फॉर द करेस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर व्हेन नॉट स्पेसिफाइड द मिनिमम वैल्यू ऑफ आई शैल बी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि IS 1893 के सारे पार्ट्स में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक में इम्पोर्टेंस फैक्टर दिए हुए हैं। और अगर तुम्हारा कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इन पांचों पार्ट में भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो उस केस में तुमको मिनिमम वैल्यू जो है वो ये ए, बी और सी जो 3 पॉइंट है उनके हिसाब से लेनी है। तो ए पॉइंट क्या बोल रहा है कि 1.5 की वैल्यू होना चाहिए फॉर क्रिटिकल एंड लाइफलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रिटिकल और लाइफलाइन स्ट्रक्चर में क्या हो जाए, वही हॉस्पिटल्स हो जाए, असेंबली बिल्डिंग्स हो जाए, गवर्नमेंट ऑफिसेस हो जाए, स्कूल्स, क्या चीज, स्कूल कॉलेज, हाँ स्कूल्स हो जाए, कॉलेजेस हो जाए। ठीक है, जहाँ पे ऑक्यूपेंसी हमेशा ज्यादा रहेगी वो सारे स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं क्रिटिकल और लाइफलाइन स्ट्रक्चर। तो उसके लिए कोड ने 1.5 का इम्पोर्टेंस फैक्टर दिया हुआ है। सेकेंड अपन आते हैं फॉर द बिजनेस कंटिन्यूटी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मतलब अपने शॉपिंग मॉल्स हो जाए या जितनी भी टाइप की कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई, वो सारी बिल्डिंग्स के लिए 1.2 का इम्पोर्टेंस फैक्टर लेना चाहिए। और उसके बाद 1.0 फॉर द रेस्ट, मतलब जो अपनी नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हो गई, जो छोटे मोटे घर हो जाते हैं, या फिर नॉर्मल G+3 G+4 तक की बिल्डिंग्स होती है, उनके लिए अपन 1.0 का इम्पोर्टेंस फैक्टर लेते हैं। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंस फैक्टर। इतना आ गया ना, सबको समझ में आता है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो किसी को भी कोई समस्या? अरे कुछ तो बोलो। नो सर, नो सर। पिरामिड के अलावा भी कोई कुछ बोल दिया करो यार। तो जो अगला फैक्टर है वो है अपना आर। आर जो होता है उसको अपन बोलते हैं रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन कि ऊपर टर्मिनोलॉजीज में आर की डेफिनेशन दे के रखी है। ठीक है, कहाँ गया? जैसे मैंने इम्पोर्टेंस फैक्टर बताया, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि इट इज अ फैक्टर यूज्ड टू एस्टिमेट द डिजाइन सिस्मिक फोर्स डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल यूज ऑफ द स्ट्रक्चर। जिस भी फंक्शन के लिए तुमने स्ट्रक्चर को डिजाइन किया है उसके बेसिस पे कैरेक्टराइज बाय द हजार्डस of its failure, post-earthquake functional needs, और historical value और economic importance। ठीक है, तो वही चीज हो रही कि ये स्ट्रक्चर्स को उन्होंने कैसे डिवाइड किया है कि उसके हजार्डस कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। मतलब अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर अभी अर्थक्वेक में कोलैप्स हो गया तो उसके बाद लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी किस हद तक जा सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज पोस्ट अर्थक्वेक फंक्शनल नीड्स, मतलब अर्थक्वेक खत्म हो जाने के बाद उसकी फंक्शनल नीड्स जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे कि एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल बिल्डिंग पोस्ट Voice break, please try to repeat this. क्या हुआ अभिषेक? Voice थोड़ी break हो रही थी बीच बीच में। एक बार फिर कर देना जो last में। अच्छा, एक मिनट। ये इम्पोर्टेंस फैक्टर से ही ब्रेक होना स्टार्ट हुई ना, या उसके पहले भी हो रही थी? हाँ इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बाकी लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे, मैं समझ बोले। हाँ यार, ये बोलते नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं। तो इम्पोर्टेंस फैक्टर में क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि बिल्डिंग के फंक्शनल यूज के बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया है। दूसरा क्या है कि पोस्ट अर्थक्वेक फंक्शनल नीड्स, जैसे कि हॉस्पिटल है, कॉलेजेस है, स्कूल्स है, ये सब तो ऐसी बिल्डिंग्स होती है जो कि अर्थक्वेक के बाद भी तुम्हारी वैसी की वैसी खड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट अर्थक्वेक भी तुमको उतनी ही हेल्प करेगी।
तीसरा होता है हिस्टोरिकल वैल्यूज, हिस्टोरिकली उस बिल्डिंग की क्या इंपॉर्टेंस है या फिर उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज के बेसिस पे उन्होंने इंपॉर्टेंस फैक्टर को स्पेसिफाई किया है। अभी अपन रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर की डेफिनेशन देख रहे थे, ये ही 3.21 में रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर प्रोवाइड किया है इन लोगों ने, ठीक है। तो रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर की डेफिनेशन क्या दी है कि इट इज द फैक्टर बाय व्हिच द बेस शियर इंड्यूस्ड इन द स्ट्रक्चर if it were to remain elastic is reduced to obtain the design base shear. It depends on the perceived seismic damage performance of the structure characterized by the ductile or the brittle deformation in the structure or the overstrength inherent in the design process, ठीक है। तो कोड ने क्या बोला है कि रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है, ठीक है। अभी मैंने तुमको बताया था कि एक बेस शियर इंड्यूस होता है बिल्डिंग में, ठीक है। एक इनर्शिया फोर्स है, उसकी वजह से एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन आएगा तो एक्सीलरेशन की वजह से शियर आएगा, ठीक है। तो वो जो शियर इंड्यूस होता है बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग की इलास्टिसिटी के हिसाब से अपने को उसको कितना परसेंटेज रिड्यूस करना है ताकि अपने को डिजाइन बेस शियर मिल जाए, वो काम करता है रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर, ठीक है। तो एक बहुत ही सरल सी लैंग्वेज में अगर मैं तुमको समझाऊं तो ऐसा मानो कि 100 किलो न्यूटन का तुम्हारी बिल्डिंग पे शियर आया, ठीक है। अब तुम्हारे कॉलम की कुछ स्टिफनेस है, तुम्हारे बीम की कुछ स्टिफनेस है, तुम्हारे ओवरऑल बिल्डिंग की कुछ स्टिफनेस है, तो कुछ परसेंटेज जो शियर है वो तुम्हारा कॉलम बीम बिल्डिंग की जो ओवरऑल स्टिफनेस है वो उसको सहन कर लेगी, ठीक है। तो मान लो कि तुम्हारी 30% 100 किलो न्यूटन का 30% जो है वो तुम्हारी बिल्डिंग की स्टिफनेस ने सहन कर लिया, ठीक है। मतलब जो तुम्हारे पास बचा हुआ शियर है वो कितना है, 70 किलो न्यूटन का शियर है, क्योंकि 30 किलो न्यूटन जो है वो तो तुम्हारी बिल्डिंग ने ले लिया। तो वो जो 70 किलो न्यूटन का शियर है उसके लिए तुमको बेस शियर के हिसाब से डिजाइन करना है तुम्हारी बिल्डिंग। तो ये काम जो है ये रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर करता है कि जो भी शियर तुम्हारी बिल्डिंग के ऊपर आ रहा है उसको तुम्हारी बिल्डिंग के हिसाब से कुछ इंटेंसिटी तक कम कर देता है और उसको उस वैल्यू तक लाने के बाद अपन उस शेयर के हिसाब से बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं। आया समझ में? सर ये शेयर सर जो बिल्डिंग की फुटिंग और जो सोइल है उसके बीच में लगता है वही ना सर? नहीं नहीं, ये फिर जो तुम्हारा अर्थक्वेक का फोर्स है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मतलब ये तुम्हारा डायरेक्ट बेस पर लगेगा बिल्डिंग की, ठीक है। मतलब ये अर्थक्वेक फोर्स है, तो ये अर्थक्वेक फोर्स जो है वो तुम्हारी फुटिंग से लेके तुम्हारे बेस के बीच में कहीं पे भी लग सकता है, जहां जहां तुम्हारी बिल्डिंग में मास है उन सब जगह तुम्हारा अर्थक्वेक का फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा मास तुम्हारी बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, तुम्हारी जितनी भी फ्लोर है हर फ्लोर पर कुछ ना कुछ मास है। तो जिस जिस फ्लोर पे जितना जितना मास है उस पे तुम्हारा अर्थक्वेक का फोर्स एक्ट करेगा। तो ये ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर के हिसाब से रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर है, एक पर्टिकुलर फुटिंग या फिर पर्टिकुलर ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से कंसिडर नहीं कर सकते इसको। तो जैसे अपन रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर कैलकुलेट भी करते हैं ना, तब भी उसने बिल्डिंग को अलग अलग चीजों में डिवाइड करके रखा हुआ है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कि रिस्पांस फैक्टर की वैल्यूज इन्होंने कहाँ देखे रखी है, अभी तक रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू कहाँ लगे रखी है? हाँ ये रहा टेबल नंबर 9, ठीक है। टेबल नंबर 9 जो है इसमें इन्होंने रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू तुमको डिफाइन करी है। तो अब इसमें तुम देख सकते हो कि उन्होंने हर एक टाइप की बिल्डिंग को अलग अलग क्लासिफाई किया हुआ है और उस बिल्डिंग के हिसाब से उन्होंने रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर दिया है। जैसे कि अपन सबसे पहले टाइप पे आते हैं मूवमेंट फ्रेम सिस्टम। मूवमेंट फ्रेम सिस्टम क्या हो गया कि जो नॉर्मली अपन बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, ठीक है, जिसमें कोई ब्रेसिंग्स वगैरह यूज नहीं होती है, बीम कॉलम का अरेंजमेंट होता है, वो होता है मूवमेंट फ्रेम। अब उसमें 4 टाइप में उन्होंने सब क्लासिफाई किया है। पहला क्या है, रेनफोर्स कंक्रीट बिल्डिंग विद द ऑर्डिनरी मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, OMRF, ठीक है। OMRF बिल्डिंग्स वो होती है जो कि अपन
जनरली अपने डे टू डे यूज में डिजाइन करते हैं। इसमें लिखा हुआ है सी द नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 में क्या है कि रेनफोर्स कंक्रीट एंड द स्टील स्ट्रक्चर्स इन द सिस्मिक जोन 3, 4 एंड 5 shall be designed to be ductile, hence this system is not allowed in the seismic zone। ठीक है, तो OMRF फ्रेम्स कौन सी होती है? वो वाली फ्रेम्स होती है जो कि जोन 3, 4 और 5 में अपन डिजाइन करते हैं। ठीक है, अगला कौन सा आ गया अपना SMRF फ्रेम, मतलब नहीं करते ऐसा भी डिजाइन दिखा दो। force and the steel zone 3, 4, 5 shall be designed to be ductile। हाँ सॉरी, ठीक है, जो कि अपन जोन 3, 4 और 5 में डिजाइन नहीं करेंगे, मतलब जो अपन जोन 2 में डिजाइन करेंगे वो अपनी OMRF फ्रेम्स हो गई। ठीक है, उसके बाद अपनी SMRF फ्रेम्स का होती है स्पेशल मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, जिसमें अपना रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर इन्होंने 5 लेके रखा है, मतलब थोड़ा ज्यादा लेके रखा है। तो ये वाली वो फ्रेम्स होती है जो कि अपन हाईएस्ट जोन्स में डिजाइन करते हैं 3, 4 और 5 में। उसके बाद अपने सी पॉइंट में क्या लिखा है? स्टील बिल्डिंग्स विद द ऑर्डिनरी मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। ठीक है, तो भाई OMRF में अगर तुम्हारी स्टील बिल्डिंग है तो उसके लिए रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर 3 है, और सेम अगर तुम्हारी स्टील बिल्डिंग SMRF में है तो उसके लिए तुम्हारा रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर 5 है। तो तुम्हारे ये 4 टाइप के जो रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, इन 4 फैक्टर्स में तुम्हारा डे टू डे RCC कंस्ट्रक्शन का पूरा काम हो जाता है, क्योंकि ब्रेसिंग वाली चीज तुमको जनरली तुम्हारे डे टू डे लाइफ RCC कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं होगी। नेचुरल वॉल सिस्टम जो है वो जब तुम्हारी शियर वॉल वगैरह आती है उन केसेस में यूज होगा। ठीक है, ड्यूअल सिस्टम जो है वो ऐसी बिल्डिंग्स होती है जिसमें कि तुम्हारी शियर वॉल के साथ साथ तुम्हारा OMRF SMRF फ्रेम्स आ रही है, और फ्लैट स्लैब सिस्टम। तो फ्लैट स्लैब तो उनको पता ही होगा। ठीक है, तो फ्लैट स्लैब्स के लिए इन्होंने अलग से दिया हुआ है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर का यूज समझ में आया कि कोड ने क्यों डिफाइन किया है रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर? आया नहीं आया बोलो। यार चुप मत बैठा करो, या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो। सर जो अपने ऑर्डिनरी जो अपन बनाते हैं बिल्डिंग सर, ये सब तो OMRF क्या सर, जो SRF वही है ना सर? हाँ हाँ हाँ, मतलब OMRF और SMRF इन्होंने जोन के हिसाब से डिवाइड करके रखा है कि जोन 2 की बिल्डिंग्स को OMRF लिया है, जोन 3, 4 और 5 की बिल्डिंग को SMRF लिया है। बाकी जो अपनी नॉर्मली बीम कॉलम फ्रेम सिस्टम होता है वही वाली बिल्डिंग इसमें आती है OMRF और SMRF में। प्रमित के अलावा दूसरे कोई है क्लास में, या सबने ज्वाइन करके छोड़ के रखा हुआ है? अमन, तार, यस सर। देविशा, Yes, sir. दिव्यांशी, फैजी, हर्ष। तो यार तुम हो क्लास में तो फिर कुछ रिस्पॉन्स Yes, sir. तो समझ में ही नहीं आता कि सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। इतने अनफॉर्मल, इतने इनफॉर्मल वे में तो अपन पढ़ रहे हैं यार, एटलीस्ट मुझको तो रिस्पॉन्स सही सकते हो। तो अभी तक अपन ने 3 फैक्टर देखे, जोन फैक्टर, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर और इम्पोर्टेंस फैक्टर। ठीक है, अब एक SA/G का फैक्टर आता है। ठीक है, ये वाला फैक्टर जो है ये बेसिकली अपनी सॉइल के ऊपर या और साइट लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, SA/G का फैक्टर। ठीक है, तो SA/G क्या है? इट इज अ डिजाइन एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट फॉर द डिफरेंट सॉइल टाइप normalized with the peak ground acceleration corresponding to the natural period T of the structure. It shall be as given in the parts 1 to 5 of IS 1893 for the corresponding structure. When not specified, it shall be taken as that corresponding to 5% damping given by the expression below। ठीक है, तो SA/G जो है वो तुम्हारा डिजाइन एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट है। ठीक है, मतलब क्या है कि तुम्हारी बिल्डिंग के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स आया, तो उस हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से तुम्हारी बिल्डिंग जो है वो वाइब्रेट करेगी। जी जो है यहाँ पे वो
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो तुम्हारी बिल्डिंग में कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, तो उस वाइब्रेशन की वजह से तुम्हारी ग्राउंड जो है वो एक्सेलरेट करेगा और तुम्हारी बिल्डिंग जो है वो टाइम पीरियड में वाइब्रेट करेगी, ठीक है। तो उसी टाइम पीरियड को कंसिडरेशन में लेते हुए कि तुम्हारी बिल्डिंग का वाइब्रेशन कितने टाइम पीरियड में हो रहा है, ठीक है, उसी टाइम पीरियड को कंसिडरेशन में लेते हुए और तुम्हारी सॉइल के इफेक्ट को लेते हुए ऐसे बाई जी का फैक्टर इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो ये जो ऐसे बाई जी का फैक्टर है, ये वाला फैक्टर भुज अर्थक्वेक के पहले कोड में कंसिडर नहीं किया था, लेकिन जब भुज का अर्थक्वेक आया तो भुज के अर्थक्वेक के बाद ऐसा पता चला कि अलग अलग सॉइल में बिल्डिंग का बिहेवियर अर्थक्वेक में अलग अलग हो रहा है, ठीक। अब जो है वो वापस कोई भी तुम्हारा एनालिसिस को रन करते हो तो हर एक सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड पे ही रन होता है। इस टाइम पे कौन आया? तो बाय डिफॉल्ट सारे सॉफ्टवेयर इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड के बेसिस पे ही रन होते हैं अनटिल एंड अनलेस तुम कुछ स्पेसिफिक मेथड सॉफ्टवेयर को नहीं प्रोवाइड करोगे, वो तुम्हारा एनालिसिस इसी मेथड के हिसाब से करेगा। तो जो मेथड अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जैसा कि अपन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं या फिर तुम्हारे कॉलम्स की डिजाइन वगैरह या जो भी चीजें अपन लिमिट स्टेट में करते हैं वो सारी इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड के अंदर ही आती है, ठीक है। तो अभी के केस में जो अभी अपना कोर्स है उस केस में अपन सिर्फ और सिर्फ इतने पैरामीटर्स पे ही ध्यान देंगे। अपन मेथड की पैरामीटर काम फिर उसके टाइम पीरियड के हिसाब से पॉइंट सेकंड से बीच में तुमको आता है कि हिमाचल कैसी है, ठीक है। तो इसलिए जब भी जितने मेन सिस्मिक हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट कितने टाइम की। अब ये ड्रॉबैक क्या है कि स्टैट की सिलेक्ट सीरीज 6 सभी अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो सिलेक्ट सीरीज 6 में 2005 का कोड डाला हुआ है,
ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी अपन जो टोट से मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ये है 2016 का। तो 5 और 16 में हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट की कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए अभी तो अपन इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टैट का टेनेट एडिशन तुम यूज करोगे, ठीक है, तो टेनेट एडिशन में तुमको 2016 का टोट ही मिलेगा। तो यहाँ पे अपन ने सेलेक्ट किया, जनरेट पे गए, तो जनरेट पे जाने के बाद वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेगा। ठीक है, तुमको सिटी के हिसाब से नहीं जाना है, तुमने जोन के हिसाब से, मान लो तुम्हारी जोन 5 में बिल्डिंग है, उसने जोन फैक्टर कंसिडर कर लिया। इस टाइप का तुम्हारा स्ट्रक्चर है, SMRF OMRF जितने भी IS कोड में दिए हुए थे वो ऑलमोस्ट सारे इसमें स्पेसिफाइड है। तो अपना अभी OMRF स्ट्रक्चर है, तो OMRF के हिसाब से उसने रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर कंसिडर कर लिया। इंपॉर्टेंस फैक्टर में इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है या फिर जनरल है, उसके हिसाब से यहाँ पर ये कंसिडर हो गया। सॉइल टाइप के हिसाब से वो तुम्हारा सॉइल फैक्टर कंसिडर कर लेगा, हार्ड सॉइल। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसा है, रेनफोर्स कंक्रीट है, स्टील है या फिर जो टॉर टाइप का है। और उसके बाद तुम्हारी डैम्पिंग पूछ रहा है कि डैम्पिंग कितनी है, तो डैम्पिंग अपन हमेशा 5% मिनिमम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुमने करके इसको जनरेट किया तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। अब बाय चांस कभी तुम चाह रहे हो कि तुमको कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें कि तुमको 1.5 से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस फैक्टर लेना है, तो यहाँ पे जाके तुम इसको 1.5 की बजाय 2.0 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी फैक्टर्स एडिट कर सकते हो, और अगर तुमको जनरेट करना है तो तुम यहाँ से भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से करने के बाद ऐड कर देते हैं, तो ये तुम्हारा इसमें डेफिनेशन ऐड हो चुकी है स्टैट में। ठीक है, अब इसको अपन आगे कैसे यूज करेंगे, अपन फोर्सेस कैसे डालेंगे, वो सब अपन धीरे धीरे आगे की क्लासेस में देखते हैं। तो आज पूरा परफेक्टली थ्योरी क्लास थी, जिससे अपन ने सॉफ्टवेयर का कोई यूज नहीं किया। ठीक है, मैंने सिर्फ कोड समझाया तुमको। तो इतना समझ में आया हो तो ही हाँ बोलना, नहीं आया हो तो मना कर देना, वापस से बता देंगे। अब मैं एक का नाम वापस से नहीं दे रहा हूँ, जिसको आया हो वो। सर डैम्पिंग 5%। उसका रीजन मैं बता दूंगा कि अपन 5% क्यों लेते हैं। ठीक है, प्रमित के अलावा कोई है जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है आज, या था किसी ने कुछ पढ़ा? यस हाँ हाँ हाँ।